नमस्कार, अनादि टीवी के विशेष कार्यक्रम अटेंशन में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। मध्य प्रदेश में बीजेपी सभी मोर्चों पर अपने संगठन को और मजबूत करने की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रही है। कह सकते हैं कि 2023 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने अभी से जाति जमावट पर जोर देना शुरू कर दिया है। अनुसूचित जाति वर्ग और आदिवासी वर्ग के लिए प्रदेश में 82 सीटें आरक्षित हैं। ये वो वर्ग है जिसने इन्हें साध लिया, मानव सत्ता हासिल कर ली। बीजेपी अच्छी तरह जानती है, इसलिए पार्टी ने अभी से पेट बढ़ाना शुरू कर दिया है। अटेंशन में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में विधानसभा का पिछला चुनाव हारने के बाद बीजेपी ने अभी से 2023 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी अब जातीय जमावट पर फिर से जोर दे रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार को प्रदेश कार्यालय में SC/ST मोर्चे की बैठक हुई। इसमें मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष सहित तमाम बड़े नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों ने भाग लिया। पार्टी सूत्रों ने बताया कि राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश और प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने इस बैठक में चुनिंदा नेताओं को बुलाया था। बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी मौजूद थे। इस बैठक में अनुसूचित जाति वर्ग के बीच पार्टी के पैच बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, SC/ST के कार्यकर्ताओं की बैठक में पार्टी को मजबूत करने और संगठनात्मक विस्तार पर बातचीत हुई है। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक मंत्री तुलसी सिलावट और पूर्व मंत्री इमरती देवी भी इस बैठक में मौजूद थीं। वहीं इस बैठक के दौरान भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने कांग्रेस की जमकर खबर ली। आर्य ने बीजेपी को दलित हितैषी और कांग्रेस को दलितों का विरोधी बताया। कांग्रेस कहती है कि दलितों के लिए किया, लेकिन जमीन पे कुछ नहीं किया। नहीं तो 65% लोग गरीब क्यों होते देश में, नंबर 1। नंबर 2, जब कांग्रेस के विधायक के घर पे हमला कर्नाटक में होता है तो कांग्रेस, भीम आर्मी, बसपा, सपा, कोई भी दल उस घटना की निंदा नहीं करता है। नंबर 3, बाबा साहब अंबेडकर हिंदुस्तान के संविधान के लेखक थे, ये सब मानते हैं भी। लेकिन धारा 370 का उन्होंने विरोध किया था कि ये अलगाव पैदा कर सकती है, लेकिन नेहरू जी ने नहीं माना था, 370 लगाई। आज बाबा साहब अंबेडकर के और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को कोई पूरा करता है तो नरेंद्र मोदी जी करते हैं। बाबा साहब अंबेडकर के जीवन से जुड़े हुए, चाहे वो जन्म स्थान हो, चाहे मऊ इंदौर में, चाहे दिल्ली में परिनिर्माण स्थल हो जहां कांग्रेस ने उनकी अंत्येष्टि नहीं होने दी, चाहे चैत्य भूमि बम्बई हो, और चाहे दीक्षा भूमि नागपुर हो, और चाहे संकल्प भूमि बड़ौदा हो, इन 5 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ही बाबा साहब अंबेडकर के राष्ट्रीय स्मारक बनाते हैं। लंदन में जहां अंबेडकर जी पढ़े, वहां पर शिक्षा भूमि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाती है। 70 साल 72 साल में कांग्रेस 57 साल सरकार में रही, लेकिन अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए ईमानदार प्रयास नहीं किए। 2003 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अनुसूचित जाति वर्ग की 35 सीटों में से 28 सीटें जीती थीं। कांग्रेस को 4 और बसपा को 3 सीटें मिली थीं। इसी तरह आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित 47 सीटों में से 31 सीटें भाजपा, 15 कांग्रेस और 1 निर्दलीय ने जीती थी। इस तरह 82 में 59 सीटें भाजपा ने जीतकर सरकार बनाने के लिए एक बड़ा आधार यहां से खड़ा किया था। कांग्रेस परंपरागत दलित आदिवासी वोट बैंक में 2003 से लगी सेंध को पिछली बार भी नहीं भर पाई थी। इसी के चलते उसे सत्ता से दूर रहना पड़ा। सबसे पहले मध्य प्रदेश की बात करें तो कुल 35 रिजर्व सीटों में से साल 2013 में बीजेपी ने 28 सीटें जीती थी, लेकिन 2018 में वो सिर्फ 18 पर ही सिमट गई थी, जबकि कांग्रेस 4 से 17 पर पहुंच गई थी। मध्य प्रदेश में आरक्षण का गणित देखें तो प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं, जिनमें 4 SC और 6 ST के लिए आरक्षित हैं, जबकि प्रदेश में विधानसभा की कुल 230 सीटों में से अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लिए 82 सीटें आरक्षित हैं। ऐसे में भाजपा आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस वर्ग के बीच अपना जनाधार और मजबूत करना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
तो बीजेपी की इसी जाति जमावट को समझने का प्रयास करेंगे अनादि टीवी के एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर और ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसे के साथ। प्रकाश जी, आंकड़े तो हमने हमारे बताई हैं, लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी ने तैयारी की, अंबेडकर को तो याद वो हमेशा करते हैं और आज भी जो बैठक में सब कुछ याद किया, लेकिन SC/ST मोर्चों की आमतौर पर जो बैठक होती है उसमें उसी से जुड़े जो नेता होते हैं या प्रदेश अध्यक्ष या मुख्यमंत्री होते हैं, लेकिन इसमें नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा की उपस्थिति, क्योंकि इनमें से फग्गन सिंह कुलस्ते ये वो नेता थे जो दिल्ली से कल वर्चुअली जुड़े थे और सिंधिया जब यहीं थे तो वो दिल्ली से चले गए वर्चुअली जुड़े, और ये नेता जो कल दिल्ली से वर्चुअली जुड़े और आज रियली भोपाल में मौजूद हैं। और ग्वालियर चंबल से ये 3 बड़े नेता आते हैं और फग्गन सिंह कुलस्ते चूँकि अब ST/SC की बैठक है तो उनकी उपस्थिति जरूरी थी, थावरचंद गहलोत जरूर नहीं पहुँचे। तो इसको किस नज़रिए से देखा जाए कि बीजेपी में कुछ और चल रहा है या वाकई में गंभीरता है, ग्वालियर अंचल पर ज़्यादा फोकस है, क्योंकि पिछली हार का सबसे बड़ा कारण भी ग्वालियर चंबल अंचल ही था। देखिए मनोज, ग्वालियर चंबल संभाग में पिछली बार की हार का कारण था, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में गौर से देखेंगे तो शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट बिल्कुल दोनों में ही भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ था। और उससे पहले के चुनाव देखेंगे अगर आप 2003, 2008, 2013 बिल्कुल, तो इन तीनों जगहों पर जो सीटें आरक्षित सीटें हैं उन पर भारतीय जनता पार्टी को अच्छा खासा जनाधार मिला था। वो भारतीय जनता पार्टी का 2003 के पहले भी इन सीटों पर जनाधार रहा, खास करके शेड्यूल कास्ट के ऊपर। बिल्कुल, और शेड्यूल ट्राइब के अंदर जरूर कांग्रेस का था, लेकिन ऐसा माना जाता है कि मतलब जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जातियां हैं वो कांग्रेस की परंपरागत समर्थक हैं। बिल्कुल, लेकिन अब ये अतीत की बात हो चुकी है। आज की तारीख में लगभग हम चाहे मध्य प्रदेश का मामला देख लें, चाहे उत्तर प्रदेश में देख लें, तमाम दलित जातियां आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में हैं। और इसीलिए कई सारे ऐसे मुद्दे उठते हैं जिनसे कि इन जातिगत समीकरणों को जो साधा है भारतीय जनता पार्टी ने उसको तोड़ा जा सके। तो आरक्षण का इशू एक बहुत बड़ा, जिसके बारे में आमतौर पर भ्रम फैलाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को खत्म करना चाहती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी या RSS जो 33% आरक्षण संविधान में SC और ST को दिया गया है, बिल्कुल, उसकी कभी विरोधी नहीं है। जो OBC का जो आरक्षण है, जो बाद में मंडल आयोग के कारण जो मंडल की राजनीति हुई उसमें बैकवर्ड क्लासेस को जो आरक्षण मिला, लेकिन अब वो भी हो चुका है तो अब आप उससे पीछे नहीं हट सकते। लोकतंत्र में एक स्थिति ये आती है कि जब चीज़ें हो जाती है तो अब हम जैसे मान लीजिए ये आरक्षण का इशू है, मनरेगा को देख ले तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार मनरेगा से पीछे नहीं हट पाई, बल्कि उसका बजट उसने बढ़ाया। तो एक बार वोटों की राजनीति के कारण एक बार इस तरह के जो डिसीजन हो जाते हैं वो कोई सी भी सरकार नहीं बदलती है, वो चाहे फिर कांग्रेस की हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की। तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीतिक तैयारियां हैं उसमें ये चीज़ उनके ध्यान में है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब सीटों पे उनका नुकसान हुआ था। तो वहाँ पे कैसे भरपाई की जाए, कैसे उन वर्गों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ा जाए, तो वो 2023 और 2024 दोनों की एक साथ तैयारी है। निश्चित तौर मध्य प्रदेश के अंदर दिसंबर में चुनाव होता है और मई के अंदर नेक्स्ट 5-6 महीने बाद हम लोकसभा का चुनाव देखते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मध्य प्रदेश एक महत्वपूर्ण स्टेट है और लगातार 2003, 2000 उसके बाद 9 और 2014, तो 2009 में थोड़ा सा नुकसान हुआ था भारतीय जनता पार्टी को, बिल्कुल, वरना 25 सीटें 29-30 सीटों में से 25 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी दिग्गज हारे, ऐसा लगा कि चेहरों को लेकर नाराजगी थी। उज्जैन वो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि 2009 में बिल्कुल, सत्यनारायण जटिया हारे थे, थावरचंद गहलोत चुनाव हारे थे, नंद कुमार सिंह चौहान, फग्गन सिंह कुलस्ते, तो कई सारे सीनियर लीडर, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडे, तो कई सारे सीनियर लीडर हारे थे चुनाव उस समय। तो वो चेहरों को लंबे समय तक स्थायी थे चेहरे, तो मुझे लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का योगदान उसमें ज़्यादा था बनिस्बत कांग्रेस के, क्योंकि कांग्रेस ने कोई बहुत ज़्यादा ऐसी लीड नहीं ली थी उन चुनाव में। मीनाक्षी नटराजन 30,000 वोटों से जीती, प्रेमचंद गुड्डू 15,000 वोटों से जीते, या शाजापुर जैसा गढ़ है वहाँ पे सज्जन सिंह वर्मा 15-20 हज़ार वोटों से जीते। सुमित्रा महाजन की लीड भी घट के 10,000 के आसपास आ गई थी। हाँ, तो मुझे लगता है कि वो एक अलग माहौल था। वो बीजेपी के प्रति नाराजगी की बजाय जो है वो चेहरों के प्रति थी। तो भारतीय जनता पार्टी ने इन सब चीज़ों से मुझे लगता है कि सबक लिया है और अब वो जो तैयारी कर रही है वो ये है कि 2023 में या आने वाले जो भी चुनाव होंगे
निश्चित तौर पे अभी स्थानीय निकायों के भी चुनाव होने, पंचायतों के भी चुनाव होने, आज नहीं होंगे तो कल होंगे, जब भी होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी चूँकि एक लगातार अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखती है, तो कोई ना कोई कार्यक्रम उसके हर मोर्चा, एक महत्वपूर्ण मोर्चा उसका अनुसूचित जाति जनजाति का, बिल्कुल जिस तरह से युवा मोर्चे का इम्पोर्टेंस है, उसी तरह से इस मोर्चे का भी बहुत महत्व है। तो भारतीय जनता पार्टी उसी की तैयारियों में लग रही है, और इसलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि सब ने दिल्ली से वर्चुअल जुड़ने की बजाय भोपाल आकर उपस्थिति दर्ज कराई, ताकि उस चीज़ का इम्पोर्टेंस समझ में आए बिल्कुल कि पार्टी के लिए क्या है। जैसे इम्पोर्टेंट समझ में आ रहा है, लेकिन एक और चीज़ है कि जिस प्रकार से तैयारियां चल रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में जो 50% आबादी ओबीसी की है, बीजेपी ने लगातार तीनों मुख्यमंत्री, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, उमा भारती, बाबूलाल गौर, ओबीसी चेहरे से आए हैं। पिछली कांग्रेस सरकार में हमने देखा कि जो भटनागर जी ने कहा कि जो 33% आरक्षण है, संघ उसके विरोध में नहीं था, लेकिन सरकार ने 10% और एक्स्ट्रा आरक्षण की वकालत की। इसके बाद केंद्र सरकार ने कमिटमेंट कर दिया, तो आरक्षण का सीमा जो है वो 50% से ज़्यादा हो गई और कोर्ट कचहरी मामला उलझ गया। हम देख रहे हैं कि कई सारे जातिगत समीकरण ऐसे बन रहे हैं कि मराठा या पाटीदार गुजरात के, जो आर्थिक रूप से सक्षम है, सामाजिक रूप से सक्षम है और राजनीतिक हैसियत भी उनकी बहुत बड़ी है, इसके बाद भी उनको आरक्षण चाहिए। तो ये जो मध्य प्रदेश में भी ये जो दिक्कतें आ रही हैं, तो वे चुनाव में बीजेपी को लगता है कि परेशानी का सबब होगी, इसके लिए भी ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल मनोज जी, क्योंकि आरक्षण जिस तरह से प्रकाश जी ने बताया कि जो एक बार संविधान में हो गए और वोटों की राजनीति इस तरह से होती है कि कोई वापस नहीं ले सकता है जब तक अपार जन समर्थन ना मिल जाए, क्योंकि उनको एक डर रहता है कि यदि जो आरक्षण में हमने कमी लाए या कुछ संशोधन किया इसमें, तो हमारा एक वोट बैंक खिसक जाएगा और इससे हम सत्ता में आने से चूक हमने सकते हैं। पिछले चुनाव में बिहार में देखा भी, मोहन भागवत के एक बयान के बाद बीजेपी के क्या हालत हुए थे। भाई आ रहा था मनोज जी में कि किस तरह एक बयान को टूल बनाकर आप भ्रम फैला सकते हो और बिहार के नतीजे आपके सामने हैं। तो इससे सी परिस्थितियों से बचने के लिए राजनीतिक दल फूक फूक कर कदम रखते हैं और ऐसा कोई कदम नहीं उठाते हैं, ऐसा कोई निर्णय नहीं लेते, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे अन्य आरक्षण वाला मुद्दा हो। अभी भी चूंकि देखिए कितना आरक्षण के मुद्दे पे कोर्ट में मामला चला गया, कई सारे अधिकारी कर्मचारी रिटायर हो गए जिनको तमगा मिल सकता था वो पदोन्नति का, लेकिन नहीं मिल पाया। तो इसके बाद में एक बीच का रास्ता निकाला गया कि किस तरह से आपको क्रमोन्नति दी जाए, बिल्कुल कि आप कह सको कि मैं एडिशनल एसपी आईजी के पद से रिटायर होकर वो हुआ हूँ, या मैं प्रमुख सचिव बना हूँ, सचिव बना हूँ, ताकि जो नाराजगी थी एक कर्मचारी वर्ग में, हमने देखा दिग्विजय सिंह शासनकाल में मनोज जी, भाजपा के 2003 में ये कर्मचारियों की नाराजगी भी एक बहुत बड़ा कारण था, जब उन्होंने कह दिया था कि कर्मचारियों के वोट नहीं चाहिए मुझे। दलित एजेंडा भी उन पर भारी पड़ गया, दलित एजेंडा भी उन पर भारी पड़ा था, जिस तरह से दलितों पर पहले भी होते थे मामले दर्ज होने लगे लोगों पर, तो कोर्ट ने बाद में देखिए आप दलितों पर जो गैर जमानती किया उस पर भी कितना विवाद हुआ। खासतौर से जो चरनोई की जमीनें दे दी गई थी उसको लेके बड़ा सामाजिक सद्भाव गांव में जो एकता थी मनोज जी, वो दलित एजेंडे के कारण आप देखिए गांव में झगड़े होने लगे थे। वो जिस तरह से रह रहे थे, आराम से रह रहे थे, लेकिन अब कोई के पास जमीन पिछले 10 साल से 20 साल से कब्जे में थी, छीन कर उससे किसी दलित को दे दी गई थी, तो उस पर अत्याचारों की घटनाएं बढ़ गई थी। यदि सरकार किसी एक चीज़ पे फोकस करती है तो निश्चित तौर पर वो नज़र में आता है। तो इसके बाद जब मीडिया में इस तरह की खबरें भी आने लगी कि दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, तो वो भी एक कारण रहा दिग्विजय सिंह का। बाकी के तो तमाम कारण हैं ही कि किस तरह से कुप्रबंधन हुआ था, सड़कों की, बिजली की, तमाम तरह की। और कर्मचारियों को खुश करने का जतन जब 15 माह की सरकार आई किसकी, कमलनाथ की, तब उन्होंने भी कोशिश की। तो तमाम तरह के वर्गों को साधने की कोशिश करते हैं, चाहे जातीय समीकरण हो, चाहे कर्मचारी हों, तमाम तरह के इसलिए साधे जाते हैं कि ताकि वोट बैंक में कन्वर्ट किए जा सकें। तो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, बात भले ही करते हो। जिस तरह से भाजपा की सूची अभी सार्वजनिक रूप से हो गई थी कि किस तरह से जातिगत समीकरण साधते हुए उन्होंने जातीय प्रदेश कार्य समिति में, तो हर पार्टी सारे समीकरण देखती है मनोज जी, चुनाव के दौरान भी, चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद में भी, कि यदि उनको चुनाव में जाना है, मतदान के लिए जाना है, तो किस जाति के वोट बैंक ज़्यादा है उस आधार पर टिकट भी वितरण होता है। भले ही वो सार्वजनिक रूप से ना कहें कि हम जात पात पे वो नहीं करते हैं, भले ही वो महाराष्ट्र में गैर मराठा को मुख्यमंत्री बना के वो करें, लेकिन आप देखिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने ठाकुर और ब्राह्मणों को ही बनाया मुख्यमंत्री। ओबीसी का चेहरा कब आया? भाजपा की जब सरकार आई तो वो ओबीसी का चेहरा लेके आए, शिवराज जी को, उमा भारती को। इसके बाद से, इससे पहले तो पटवा जी को बनाया था, विक्रम वर्मा भी रहे, तो तमाम तरह की रणनीति रहती है। पटवाजी प्रदेश अध्यक्ष, लेकिन परिपाटी बदली है तो वोट बैंक के कारण ही, कि एक वर्ग इतना है लेकिन उसको हम साध नहीं पा रहे, तो देखिए उसका असर भी दिखा। लगातार भाजपा की सरकार बनती जा रही है, तो सारे दल ये जातीय समीकरण साध कर ही काम करते हैं।
ये बदलाव भी भारतीय जनता पार्टी में मनोज आया था 98 की हार के बाद, जब 1998 में भारतीय जनता पार्टी हार गई थी उम्मीद के विपरीत नतीजे उनको आए। लगता था कि सरकार बनी रही है, पोर्टफोलियो तय हुए थे कि तो कौन उसके मंत्री लिए बनेगा, क्या ठाकरे जी होगा। ने, कुशाभाऊ ठाकरे जी ने एक कमेटी बनाई थी कि हार के कारण तलाशे, तो उसमें बाबूलाल गौर उसके वो थे संयोजक। तो उन्होंने जो रिपोर्ट दी थी उसमें ये बताया था कि बैकवर्ड क्लास का समर्थन पार्टी के साथ में नहीं है, नहीं है। तो उसको पार्टी ने सुधार किया और नेक्स्ट चुनाव में एक बैकवर्ड चेहरे को मुख्यमंत्री के तौर पे प्रेजेंट किया। उसके बाद जब उस चेहरे को हटाया किसी भी कारण से, तो दूसरा चेहरा भी बैकवर्ड क्लास का, और फिर तीसरा चेहरा तो हम देख रहे हैं कि 14 साल से लगातार है। चौथी तो पारी खेल लगातार रहा है। ये जो भाजपा में जो बदलाव आया है, क्योंकि उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी के खाते में लगातार जा रहा है। भाजपा को पहले ब्राह्मण और पन्नियों की पार्टी कांग्रेस कहना हमेशा चाहता था। बात करती रही, जी। कांग्रेस में हमेशा आदिवासी, अल्पसंख्यक, दलित, इसकी बात होती रही। शीर्ष नेतृत्व में उनको कभी भागीदारी नहीं मिली कि तो कोई ये हमने मुख्यमंत्री जो देखा- आदिवासी जी, बन जाता बिल्कुल। या कोई दलित बन जाता, ये सब और नहीं ऐसे हुआ। कभी मौके भी आए, हमने देखा कि वो सूरजभान सुभाष यादव, वो सूरजभान शिवभानु सोलंकी सिंह हो, सोलंकी। शिवभानु सिंह सोलंकी। शिवभानु सिंह सोलंकी का बहुत बड़ा उदाहरण है, वो बिल्कुल मुख्यमंत्री के दावेदार थे, लेकिन उस समय कमलनाथ ने की भूमिका भी महत्वपूर्ण थी। आप ये याद करो कि 80 की बात है ये, बिल्कुल। और उस समय कमलनाथ जी की भूमिका महत्वपूर्ण थी। उनके कारण उन्होंने अर्जुन सिंह को सपोर्ट किया। संजय गांधी के सहयोग से शिवभानु सिंह सोलंकी दरकिनार हुए और अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री बन गए। बिल्कुल। तो तो ये जो हाईकमान भारतीय जनता कल्चर की पार्टी जो में हाईकमान कल्चर की शुरुआत हो गई थी। मतलब शुरू से रही है, कांग्रेस में तो शुरू से है। तो एक और चीज़ है प्रकाश जी, हम देख रहे हैं कि 2018 के जो नतीजे हैं, SC/ST की नाराजगी, ग्वालियर चंबल का नुकसान और जैस के कारण जो निमाड़ में नुकसान हुआ था, लेकिन 4-5 महीने बाद जब चुनाव होते लोकसभा के, तो हम देखते हैं कि माफ कीजिए, ज्योतिराज सिंधिया चुनाव हार जाते हैं, नकुल नाथ हारते हारते बचते हैं। और अब जब दोबारा से उपचुनाव होते हैं ग्वालियर चंबल की जो 28 सीटों के हमने देखते हैं, ज़्यादातर सीटें जो SC सीटें हैं उस इलाके की, वहाँ पर बीजेपी को कोई भारी सफलता नहीं मिलती है। तो यानी एक वोट ब्लैंक बीजेपी के साथ ऐसा भी है जो मोदी के चेहरे पर जा रहा है, आपके साथ था, लेकिन वो फिर प्रत्याशियों को भी तोल मोल रहा है। तो ये जो बार्गेनिंग पावर बढ़ता जा रहा है, तो वो भी एक चिंता का विषय होगा बीजेपी के लिए, शायद इसीलिए ये और बड़ी तैयारियां चल रही हैं। देखिए, मुझे लगता है कि मनोज जो आप कह रहे हो वो ठीक है, लेकिन 2018 और 2019 के चुनाव का अंतर, बिल्कुल दोनों चुनावों के मुद्दे अलग थे। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में जो उम्मीदवारों के प्रति नाराजगी थी, उम्मीदवारों का जो चयन था, वो भारतीय जनता पार्टी की हार का कारण बना। हम उसको इस तरह से ले रहे हैं कि वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की नाराजगी एक बड़ा मुद्दा रहा होगा। ये निश्चित तौर पे वो मुद्दा था, लेकिन हम ग्वालियर जैसे चंबल में जो ग्वालियर जाति की हिंसा बात हुई, करें जी, तो अगर वहाँ पे नारायण सिंह कुशवाहा चुनाव हार गए, जो बहुत सेफ सीट थी, बिल्कुल वहाँ पे यदि भारतीय जनता पार्टी समीक्षा गुप्ता को चुनाव में बागी होकर जो लड़ रही थी पूर्व महापौर, उन्हें नहीं बिठा पाई, तो ये गलती भारतीय जनता पार्टी की थी और उसके कारण वो सीट कांग्रेस के खाते में गई। बिल्कुल ऐसी कई सीट, धीरज तो पटेरिया ऐसी के कई कारण तरह की हो, सीटें थी रामकृष्ण जहाँ पे कुशवाहा के जयंत कारण मलैया भी उसमें शामिल है। दूसरा आप ये देखेंगे कि जो ये आपका निमाड़ वाला जो बेल्ट है, इसमें आदिवासी संगठन, जय हिंद आदिवासी संगठन जो बना था, जय आदिवासी संघ, हाँ, जैस, जो उसका हीरा लाल अलावा, उसको भी वो उससे पहले जो चुनाव के पहले जब तक उसको कांग्रेस ने नहीं साधा था तब तक वो खुला हुआ था, बिल्कुल उसको भारतीय जनता पार्टी भी साध सकती थी, और लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और नतीजा ये हुआ कि उसके कारण इस बेल्ट के अंदर आदिवासी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कुछ को स्थानीय नेताओं हार की का सामना महत्व करना पड़ा, खास करके झाबुआ, धार, खरगोन का जो नतीजा है, तो उसके कारण ये थे। तो मुझे लगता है कि चीज़ें अलग अलग हैं, विश्लेषण कई तरीके से हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो तैयारी कर रही है, निश्चित तौर पे उनका अपना विश्लेषण करने का आधार होगा बिल्कुल कि हमें किन चीज़ों में सुधार करना है, कहाँ हमसे कमियां रह गई हैं। तो वो सारी एक्सरसाइज अगर उन्होंने आज से चालू कर दी है, तो निश्चित तौर पे वो भविष्य में जो अपने उनका मुख्य प्रतिद्वंदी है कांग्रेस, उस पर वो भारी पड़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस तो अभी हाल, कांग्रेस का हाथ किसके साथ और कांग्रेस के पास कितने हाथ, ये भी एक बड़ा ये चिंता की सबसे विषय बड़ी है। बात है। प्रजात जी, एक और चीज़ है कि जो कांग्रेस की हम बात करें या बीजेपी की बात करें, जो जाति का समीकरण भी हम देख रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने तैयारी अभी से शुरू कर दी है। नगरीय निकाय के चुनाव हो, उम्मीदवारों का चयन हो, तो पिछली बार जो गलतियां दोहराई गई, हमने देखा कि अब सिंधिया समर्थक भी आ गए, कई सारे नए लोग जुड़ते जा रहे हैं। तो इन सब के बीच अब जो चुनौती है, वो नई चुनौती और क्या हो सकती है संगठन के सामने? देखिए मनोज जी, अभी तो सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो लोग सिंधिया जी के साथ आए हैं
उनको आप कैसे अपने उसमें ढालोगे, अपने संगठन की रीति नीति में ढालोगे, कार्यकर्ताओं से उनका मेलजोल। आज की तारीख में संगठन को एडजस्ट कर लिया आपने, संगठन में उनको नियुक्तियां दे दी, सरकार में भागीदारी दे दी, लेकिन जो आपका मूल कार्यकर्ता है, जो आपके संगठन से जुड़े लोग हैं, जो आपके नेता हैं, जो आज की तारीख में तो मानते हैं कि सिंधिया की बदौलत हमारी सरकार बनी है, तो वो उन्होंने शांति से सहन कर लिया कि उनको भागीदारी नहीं मिल पाई, और अब तो वो लेकिन बस भी जा रहे हैं। देखिए हम देख रहे हैं तुलसी सिलावट हो, इमरती देवी हो, वो सारी बैठकों में जा भी रही हैं। बिल्कुल, लेकिन भविष्य में यदि वहाँ के जो खाटी भाजपा नेता होंगे, जो मेहनत करते आए होंगे उन विधानसभा सीटों पर, वो उम्मीद तो लेते ही हैं, आगे बांधे ही होंगे कि आगे उनको टिकट मिलेगा, लेकिन वहाँ पे जो सामंजस्य नहीं बना पाना भी एक चुनौती सबसे बड़ी यही रहेगी कि टिकट कैसे काटोगे आप, जिनको आप लेकर आए हो, अपने लोगों को कैसे साथ पाओगे। एक बार आपने साध लिया कि भाई ये लोग आए हैं, 22 लोग आए हैं हमारे साथ, तो इन्हीं को टिकट देंगे क्योंकि हमें सरकार में आना, तब कार्यकर्ताओं ने आपका साथ दे दिया कि भाई मजबूरी है। लेकिन आगे क्या, आगे आप कैसे उनको मना पाओगे कार्यकर्ताओं को, जहाँ पर जो दावेदार थे, जो इस बार बागी हुए थे, कुछ एक विधायक जीत भी गए ग्वालियर में, हमने देखा है कांग्रेस से, तो आप आगे उनको कैसे रोक पाओगे। यदि ये गलती पहले रणनीतिक चूक, जिस तरह से भटनागर जी बता रहे थे कि पहले रणनीतिक चूक है, हम नाराजगी नहीं मानते हैं कि किसी वर्ग की नाराजगी सरकार के प्रति है, तो रणनीतिक चूक वही थी, ना समीक्षा गुप्ता को आप बिठा पाए, ना या कुसमारिया को बिठा पाए, इस कारण कई सारी सीटें आप हार गए, धीरज पटेरिया, तो तमाम तरह की वो दिक्कतें सबसे बड़े चुनौती के रूप में आएंगी सामने, मुझे लगता है भाजपा। प्रकाश जी, लेकिन एक चुनौती आपको नहीं लगता कि इतनी कवायद के बाद बीजेपी के सामने है कि जो कई सारे बड़े चेहरे थे, कि चाहे थावरचंद गहलोत हो, फग्गन सिंह कुलस्ते हो, तो अब इनके बाद कौन, क्योंकि आपके पास ओबीसी में चेहरों की कतार लगी हुई है, आपके पास जो सवर्ण नेतृत्व है, ब्राह्मण नेतृत्व हो, ठाकुर नेतृत्व हो, वो आपके पास पर्याप्त है, लेकिन इस नेतृत्व को, युवा नेतृत्व को यहाँ से आगे लाना होगा, क्योंकि लंबी लड़ाई लड़नी, आगे तक जाना है। अगर देखिए भारतीय जनता पार्टी में हम देख रहे हैं मनोज कि ये प्रक्रिया निरंतर चल रही है, वहाँ पे पीढ़ियाँ बदलते हुए देख रहे हैं, सेकंड लाइन तैयार होते देख रहे हैं, थर्ड लाइन तैयार होते देख रहे हैं। तो जो संगठन को, जो जीवंत संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, हम देखते हैं कि देश के अंदर जो राजनीतिक दल है उनमें एक कम्युनिस्ट और दूसरे ये दक्षिणपंथी भारतीय जनता पार्टी, जिनके पास एक कैडर है, कैडर को टैकल करने का एक तरीका है, एक कार्य पद्धति है, तो वहाँ पर कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने के कई तरीके हैं। और दूसरी बात कि कार्यकर्ता को छांट के तैयार करना, बिल्कुल इससे उल्टा होता है कांग्रेस में या बाकी दलों में कि जो नेताओं के परिवारजन हैं या वो हैं, उन्हें वो लायक हो चाहे ना लायक हो, आप उन्हीं को आगे बढ़ाते हैं। नहीं, खासतौर से जो SC ST की बात अगर हम करें तो SC ST में भी सेम प्रोसेस है कि निश्चित तौर पे वहाँ भी हम देखेंगे कि कुछ समय पहले तक लाल सिंह आर्य राष्ट्रीय स्तर के नेता नहीं थे, लेकिन अब राष्ट्रीय स्तर पे स्थापित किया पार्टी ने उनको। तो ये जो तरीका है पार्टी का कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का, तो वो शेड्यूल कास्ट में भी है, शेड्यूल ट्राइब में भी है, सामान्य कार्यकर्ताओं में भी है। तो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी अपने इनर सर्कल के अंदर बहुत ज़्यादा जोर नहीं देती कि कौन किस समाज से है, क्या है, बिल्कुल, लेकिन वो कार्यकर्ता को उन्होंने छाटा, तो हर वर्ग के कार्यकर्ता को छाट के आगे बढ़ाना, ये वहाँ पे जो कई सारी ऐसी प्रोसेस हैं जिसमें वो कार्यकर्ताओं को देखते हैं, अपनाते हैं और उसे आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल सभी, चाहे हम देखेंगे कि शिवराज सिंह चौहान किसी ज़माने में मॉडल स्कूल में पढ़ते थे, फिर विद्यार्थी परिषद में आए, भारतीय जनता पार्टी में आए, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बने, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने, मुख्यमंत्री बने, महामंत्री रहे, सब पदों पे रहे। तो उनको अवसर मिला, अवसर इसीलिए मिला कि उनका काम पार्टी के प्रति जो समर्पण था, उनका जो काम करने का तरीका था वो पार्टी के अनुरूप था, तो आगे बढ़ते चले गए। बिल्कुल। और उनके बाकी तो लोग भी, मोर्चे, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, चाहे नरोत्तम मिश्रा हो, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हो, VD शर्मा हो, तो ये वहाँ पे एक प्रक्रिया जारी है और वो हर वर्ग के लिए है। बिल्कुल। आप जैसे मोर्चा संयोजकों में आप नए नए चेहरे देख लेंगे जब भी आते हैं, तो आप देखिए इसी से उठाते हो, तो अल्पसंख्यकों में भी मोर्चे के माध्यम से नेतृत्व लाना चाहती है भाजपा। बिल्कुल। और शायद जो शिव प्रकाश जी ने कहा भी है कि एक बड़ा वर्ग हमको पसंद करता है, लेकिन ये देखना होगा कि वो हमको वोट क्यों नहीं करता, शायद इसका इशारा उस ओर होगा। चलिए, चूंकि अब इस पर भी फिर और चर्चा करेंगे, समय भी इजाज़त नहीं दे रहा, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देते हैं। तो निश्चित तौर पर बीजेपी ने अपना एक संगठन है, अपनी एक जमावट है, पीछे संघ का बैकअप है, और जिस प्रकार से बीजेपी जाति जमावट पर जोर दे रही है, वो पूरा फोकस इस बार SC ST वोट पर है, क्योंकि ये वोट वो है जिसने 2003 में बीजेपी का साथ दिया, 8 में दिया, 13 में दिया, 18 में उसके कदम कुछ ठिठके, जिसके कारण बीजेपी सत्ता की देहरी पर आकर ठिठक गई थी। संघ का जो एक अभियान था गाँव के लिए या SC ST इलाकों के लिए कि एक मंदिर, एक गाँव, एक शमशान, उस प्रक्रिया को भी थोड़ा सा धक्का लगा। लेकिन अब जिस प्रकार से बीजेपी ने फिर से लगभग 2.5 साल पहले से अपनी तैयारियों को
बल देना शुरू किया है, संगठन को कसने की प्रोसेस शुरू की है और एक जाति जमावट बुनने की प्रोसेस शुरू की है, उससे उम्मीद की जाना चाहिए कि बीजेपी बहुत जल्दी इसको और प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी और नीचे तक इसको लेकर जाएगी। और ये कांग्रेस के लिए भी सबक एक चुनौती है, क्योंकि संगठन के स्तर पर वो वैसे भी बीजेपी का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है और अगर इतनी बारीक जमावट से उनका सामना होगा तो शायद फिर इस बार भी हो सकता है उनको निराशा हाथ लगे। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।